हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जो 21 कहानियाँ हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं। 21 कहानियाँ, यूनिट से 7। यूनिट कौन सी है हमारी? 7। तो उसमें पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका है राजेंद्र बालक घोष। राजेंद्र बालक घोष इसकी लेखिका है चंद्रदेव से मेरी बातें। राजेंद्र बालक घोष का जन्म 1882 ईस्वी वाराणसी में हुआ। मृत्यु इनकी 24 फरवरी 1949 ईस्वी में मिर्जापुर में। इनके पिता का नाम था राम प्रशांत घोष। माता का नाम था नीदर वाशनी घोष। माता का नाम क्या था? नीदर वाशनी घोष। और पापा का नाम था प्रसन्न राव घोष, राम प्रसन्न घोष। बचपन का नाम इनका क्या था? चंद्रबाला बंग महिला का रानी और चारूबाला। इनके पति का नाम था पूर्णचंद देव। उनका परिवार वाराणसी के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार था। किसका? चंद्रबाला घोष का। नेक्स्ट है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी पृष्ठभूमि कहानी की पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर इससे संबंधित कथन और इसकी कहानी। पृष्ठभूमि है प्रकाशन। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है उसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में निबंध के रूप में हुआ। किस शैली में लिखी गई कहानी है? पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। कहानी के भीतर आए विषय: पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन चपल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान और कानून आदि। विषय वस्तु: उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यथा पर करारा व्यंग किया गया है। इस कहानी में यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग किया गया है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग, रंगभेद एवं पक्षपात का चित्रण किया गया। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह। उच्च शिक्षित वर्ग की काट के पुतलों से तुलना। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया। मसलन कथन है, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी क्या है, फीकी सी जान पड़ती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर इस पर व्यंग किया गया है। इसमें जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र के अंतर्गत आते हैं लेखिका और चंद्रदेव। तो पात्र हो गए, विषय वस्तु हो गई, भूमिका हो गई, लेखिका का जन्म और मृत्यु से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट कथन है, तथ्य वे मैंने यहाँ पे रख दिए। अब हम करेंगे कहानी, पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका बंग महिला है और जिस इस कहानी का जो प्रकाशन हुआ था सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये कथन हम कर सकते हैं। अब है कहानी शुरू हुई यहाँ से। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला लेखिका है। सरस्वती नामक पत्रिका में यह कहानी छपी थी। अबे भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी बात कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल के वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? चिरकाल मतलब अधिक समय से। यदि यह सत्य है
तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। अब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही है, पर काम सदा से एक ही है और एक ही स्थान पर करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट मतलब महकमे में ट्रांसफर या अदला-बदली होने का कोई नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? अब जो ये बातें कर रही है तो वो कह रही है कि आपकी गवर्नमेंट पेंशन नहीं देती या आपके डिपार्टमेंट में क्या होती है अदला बदली तबादले नहीं होते हैं, क्या इसका कोई नियम नहीं है? तो बड़े खेद की बात है। यदि हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसा पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल है। भगवान चंद्रदेव भगवान चंद्रदेव से लेखिका पूछ रही है कि यह तो बहुत बड़ी बात है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर है। आपको मृत्यु का तब परलोक बनाना कैसा? ओहो! देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ने चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी कि निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लार्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे क्योंकि आप अदम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं। कृष्णांग मतलब श्याम रंग से संबंधित है, काले रंग के। तो कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। यानी कि गौरांग मतलब गोरे जाति वाले कुंठित हो उठेगी। या और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष, परिदर्शी, बहुदर्शी, कार्यकुशल, सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थी, वे ही अब सब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया कि भूत वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन छीन प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति देख सकते होंगे। अतः आपसे आदर सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती होगी। यदि आप उस दिन यदि आप उस दिन चाहें तो भारत पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यहाँ क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला
अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं। उस समय यही नीरद, वासनी, विषमोहिनी, सौदामनी अ, अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना सकती है। देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा जाएगा कि किन शब्दों का प्रयोग किया गया। नीरद का, वासनी का, विष मोहिनी, सौदामणि या उज्जवल मूर्ति। तो ये कूट में क्वेश्चन बनेगा, इम्पोर्टेंट है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से लेकर। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। तो अग्निदेव और चपला का भी इसमें वर्णन किया। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासनी विद्युत देवी को स्पर्श करने तक स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रितों नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वे चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी थी। हरि हरिपदोद्रवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां जहां मोटे वृद्धाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे। तो कितने शहर का इसमें नामों का प्रयोग हुआ वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। कलकत्ता और अमरावती, वहाँ ईडन गार्डन तो पराजित है। तो तीसरा नाम किसका? ईडन गार्डन तो पराजित परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी। तीसरा नाम किसका है? वीणा पानी सरस्वती देवी का कहने लग जाएगी। निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारणी है। वही के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएं। तो कार्तिकेय का, सरस्वती का, कलकत्ता का, विलियम फोर्ट का, इन सभी का यहाँ पे जिक्र हुआ है। क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनैया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर का भी कचका जाएंगे। तो किन किन देवियों का इसमें प्रयोग किया गया? सरस्वती का, कमला देवी, कुबेर, कार्तिकेय आदि का इनमें नाम आया। भगवान चंद्रदेव, इन्हीं सब विश्व योत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर आमंत्रित और सामान्य आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो भी अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंक की संसाक ससधर संसलाक्षण आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तन्य होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वह आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब मुंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? तो किसका जिक्र है? मुंबई का, कलकत्ते का और महारानी विक्टोरिया का।
शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपका निकल जाएगा, जब कुटिल ग्रह आप राहु ग्रह आपको निगल जाएगा तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ दीजिए, उखाड़ कर फेंक दीजिए। अब तो भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही इस वंश धरोहर के साम्राज्य हैं और न ही भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रति वर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे कांट के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो आपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को भी, देवताओं की फची जस्टिस चित्रगुप्त जी को, तो धन्वंतरी का इसमें जिक्र हुआ, कार्तिकेय का हुआ, अग्नि देव का हुआ, चित्रगुप्त जी का हुआ, को साथ अवश्य लेते हैं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनका निकलना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे दो चार टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होगी तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, मैं अब आपसे विदा होती हूँ और मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपके उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौन व अवलंबन के स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइए जरूर। एक बंग महिला। तो ये थी बंग महिला की पूरी कहानी। अब इससे संबंधित जो भी इसमें पंक्तियां दी गई क्रम से वो देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। प्रमुख उदाहरण इसमें दिए गए हैं जो कथन आएंगे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला कथन है भगवान चंद्रदेव, ये क्रम से कथन दिए गए हैं। पहला कथन है भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए आप तो अमर है और आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने उसे तो अमर कर दिया, परंतु मनुष्य मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों के साथ पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दीजिए। तो यहाँ पे पक्षपात अंग्रेजों की जो राजनीति थी न्याय पक्ष पे उस पर व्यंग किया गया है कि आधार की अंग्रेज जो थे वे अपने पक्षपात के अंग्रेजों को तो बड़े ओहदे देते थे और गरीबों और हिंदुस्तानियों को क्या करते थे, नीचे पद पर रखते थे। आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भारतीय किसना तो हैं नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में
उनकी गौरांग जाति कुपित तो उठेगी। दूसरा कथन है क्रम से ये भाई मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। तीसरा कथन है मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। अतः इस कारण आप हमारे दीनहीन चीन पर व भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। चौथा कथन है जिस व्योम वासनी विद्युत देवी को स्पर्श करने की किसी में व्यक्ति में साहस नहीं हो सकता वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूतक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य विधाता ने दासवर्ती की ही लिखी है। तो यहाँ पे स्त्रियों की दशा का इसमें वर्णन किया गया है। पांचवा कथन है इसमें अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न ही अब भारत की वैश्य सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विसाधर गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है पर आपके वंशधारों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे कांट के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है और उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। ये देसी राजाओं की रीढ़ विहीनता का इसमें वर्णन किया गया है। छठा कथन है इसमें हरिपदोत भदवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां जहां मोटे वृहदाकार खंबे गाड़ दिए हैं। गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना इसमें की गई है। सातवां कथन है कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहीं वहां का ईडन गार्डन जो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है। आठवां भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर महाशय को धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चिंद्रगुप्त को भी साथ अवश्य लेते आवे। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी डॉक्टर और ब्रिटिश न्याय की व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर